गगनयान मिशन असल में भारत का पहला क्रू वाला स्पेस मिशन है और इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या आईएसआरओ लीड कर रहा है। इसका मेन गोल है 3 एस्ट्रोनॉट्स को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, उन्हें 3 दिनों तक स्पेस में रखना और फिर उन्हें सेफली धरती पर वापस लाना। गगनयान नाम संस्कृत से आया है, जहां गगन का मतलब है आकाश और यान का मतलब है वाहन। तो बेसिकली इसका मतलब हुआ स्काई क्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट। और एक बार यह मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया तो भारत, यूएसए, रूस और चाइना के बाद इंसानों को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यह मिशन कैसे बना। साल 2006 में आईएसआरओ ने इसका शुरुआती कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया। फिर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने गगनयान प्रोग्राम के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया। ओरिजिनल प्लान 2022 में लॉन्च करने का था, लेकिन खैर कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हो गई। 2024 तक बजट को रिवाइज करके 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए 2025 के आखिर में एक अनक्रूड मिशन होगा जिसका नाम G1 है, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्रा होगा। उसके बाद 2026 में G2 और G3 नाम के और टेस्ट मिशन होंगे और फाइनली 2027 की शुरुआत में पहला क्रू वाला मिशन H1 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। तो बजट और स्कोप की बात करें तो 2018 में शुरुआती बजट 10,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2024 तक इसे रिवाइज करके 20,193 करोड़ कर दिया गया। इस बढ़ोतरी का मेन कारण कोविड के बाद हुई देरी और एक्स्ट्रा टेस्टिंग की जरूरत थी। एक और बड़ी चीज है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या बीएस। कुल मिलाकर 2 क्रू वाले मिशन और 6 अनक्रूड मिशन 2028 तक प्लान किए गए हैं। अब हम मुख्य उद्देश्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले इस मिशन का मकसद ह्यूमन रेटेड लॉन्च सिस्टम्स का प्रदर्शन करना है। यह क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यह पक्का करने पर भी फोकस करता है कि एस्ट्रोनॉट्स सेफली वापस आ सकें। एक और गोल है इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट और एनवायरमेंटल सिस्टम्स डेवलप करना। और आगे देखते हुए इस मिशन का मकसद भविष्य की परियोजनाओं के लिए क्षमता बनाना है, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसका टारगेट 2028 है, आईएसएस रीसप्लाई मिशन और यहां तक कि 2030 के दशक में मून और मार्स मिशन भी। तो अब तकनीकी विशेषताओं और सिस्टम्स की बात करते हैं। इस मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल ह्यूमन रेटेड LVM-3 या HLVM-3 है, जो बेसिकली GSLV Mark III का एक एनहांस्ड वर्जन है। इसमें एक क्रू एस्केप सिस्टम और बहुत सारे रिडंडेंसी हैं ताकि चीजें ज्यादा सेफ रहें। रॉकेट में 3 मेन स्टेजेस हैं, S200 सॉलिड ब्यूस्टर, L110 लिक्विड कोर स्टेज और एक बिल्कुल नई C32 क्रायोजेनिक अपर स्टेज। क्रू मॉड्यूल जहां एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, लाइफ सपोर्ट, फायर सप्रेशन और एक हीट शील्ड से लैस है। इसमें एक इमरजेंसी एस्केप सिस्टम भी है जिसे पहले ही TVD-1 और TVD-2 जैसे अबॉर्ट मिशनों के जरिए टेस्ट किया जा चुका है। फिर सर्विस मॉड्यूल है जो स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल्शन, थर्मल कंट्रोल और पावर देता है। इस मॉड्यूल को अच्छी तरह से टेस्ट किया गया है, जिसमें 2023 में 3,823 सेकंड से ज्यादा के हॉट फायर इंजन ट्रायल हुए हैं। अब उन सुरक्षा परीक्षणों की बात करते हैं जो पहले ही पूरे हो चुके हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपैटिबिलिटी चेक 2025 के फरवरी के लिए शेड्यूल किए गए हैं। ड्रॉग और मैन पैराशूट ड्रॉप टेस्ट अगस्त और नवंबर 2023 में किए गए थे। क्रू मॉड्यूल प्रोपल्शन टेस्ट अभी भी चल रहे हैं। अबॉर्ट मिशन TVD-1 सक्सेसफुली पूरा हो गया था और TVD-2 के लिए इंटीग्रेशन अक्टूबर 2025 के लिए टारगेट किया गया है। इस मिशन के लिए 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को चुना गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियम 4 ISS मिशन के लिए भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग काफी एक्सटेंसिव रही है, जिसमें 2020 और 2021 के बीच रूस के गगारिन कॉस्मोनॉट सेंटर में सेशन, साथ ही बेंगलुरु में आईएसआरओ के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर में भी ट्रेनिंग शामिल है। उन्होंने पैराबोलिक फ्लाइट्स, सर्वाइवल ट्रेनिंग और कैप्सूल सिमुलेशन से गुजरे हैं। बेसिकली उन्हें बड़े दिन के लिए तैयार करने के लिए सब कुछ किया गया है। तो आइए कुछ दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2024 में शिप बेस्ड ट्रैकिंग और रिकवरी सपोर्ट होगा। फिर दिसंबर 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप में ग्राउंड स्टेशन और कम्युनिकेशन सहायता प्रदान करेगी। फ्रांस में वे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और सिमुलेशन मॉडलिंग पर काम कर रहे हैं।
और यूएसए में एक्सियम स्पेस के साथ लंबे समय का अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ सहयोग है। ठीक है, अब संशोधित लॉन्च मैनिफेस्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मिशन G1 है, जो 2025 की चौथी तिमाही के लिए निर्धारित है, जिसमें व्योममित्रा डमी मिशन होगा। यह पहला अनक्रूड ऑन ऑर्बिटल टेस्ट होगा और इसमें HLV-M3 लॉन्चर का उपयोग किया जाएगा। अगला मिशन G2 2026 के लिए सेट है, जिसमें दूसरे ऑन ऑर्बिटल टेस्ट के लिए G2 पेलोड होगा, फिर से HLV-M3 के साथ। मिशन G3 भी 2026 में तीसरे ऑन ऑर्बिटल टेस्ट के लिए G3 पेलोड होगा, वही लॉन्चर। फिर मिशन H1 2027 की पहली तिमाही के लिए प्लान किया गया है, जिसमें 1 से 3 एस्ट्रोनॉट्स पहले क्रू वाली उड़ान के लिए होंगे, HLV-M3 का उपयोग करके। फाइनली मिशन G4 से G6, जिनकी तारीखें अभी तय होनी है, ISS या BAS रीसप्लाई के लिए कार्गो पर केंद्रित होंगे, फिर भी HLV-M3 का उपयोग करके। अब बड़े पिक्चर को देखते हैं। रणनीतिक स्वायत्तता यहां एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि यह रूस जैसे अन्य देशों पर निर्भरता कम करता है। एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट भी है, खासकर लाइफ स्पोर्ट, एवियोनिक्स और बायोएस्ट्रोनॉटिक्स जैसे क्षेत्रों में। यह सब इंटरनेशनल प्रेस्टीज को वास्तव में बढ़ाता है, जिससे भारत एलीट स्पेसफेयरिंग देशों में शामिल हो जाता है। आर्थिक रूप से @JamesOfBabus_ के अनुसार भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 2035 तक $44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और बेशक यह पूरा प्रोग्राम युवाओं को प्रेरित करता है और भारतीय अकादमिक जगत में रिसर्च को एक बड़ा बढ़ावा देता है, खासकर STEM शिक्षा में। तो आपको पता है, रास्ते में काफी चुनौतियां थीं। कोविड-19 की वजह से हुई देरी ने प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स को काफी प्रभावित किया, जैसा कि फरवरी 2025 की राज्यसभा रिपोर्ट में बताया गया है। फिर सेफ्टी कंप्लायंस की बात करें तो एक रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग देने का मतलब है आपको बहुत सारी रिडंडेंसी और विश्वसनीयता चाहिए, जो कोई छोटी बात नहीं है। पैराशूट सिस्टम टेस्टिंग भी बिल्कुल जरूरी थी, क्योंकि यही एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करता है। और बेशक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतें थीं, जैसे एंटीना सिस्टम्स, लॉन्च पैड्स को अपग्रेड करना और यहां तक कि नए मिशन कंट्रोल सिस्टम्स बनाना। तो आगे देखते हुए 2028 तक भारत का लक्ष्य अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। फिर 2030 के दशक में एक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन कॉन्सेप्ट है, जिस पर अभी स्टडी चल रही है। इसके अलावा मंगल ऑन ऑर्बिटर और यहां तक कि एक संभावित नमूना वापसी मिशन के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की जा रही है। और आपको पता है, रियूजेबल क्रू मॉड्यूल्स और एक स्पेस प्लेन का भी डेवलपमेंट चल रहा है। ISRO के चेयरमैन एस सोमनाथ ने खैर 2025 को अग्नियान वर्ष घोषित किया है। मरीन भारत एक्स पोस्ट से एक और दिलचस्प अपडेट है। कोकोस द्वीप के पास एक शिप बॉर्न एंटीना के लिए एक टेंडर निकला है, जो जून 2025 के लिए शेड्यूल है। पब्लिक इंटरेस्ट, ईमानदारी से कहूं तो अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। कई एजुकेशनल कैंपेन लॉन्च किए जा रहे हैं। ISRO विभिन्न आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। गगनयान मिशन, ईमानदारी से कहूं, सिर्फ एक लॉन्च के बारे में नहीं है। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल महत्वाकांक्षा, वैज्ञानिक प्रगति और वास्तव में स्पेस मामलों में हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। यह मेक इन इंडिया की भावना को सही मायने में दर्शाता है और एक ऐसे भविष्य के लिए स्टेज सेट करता है जहां भारतीय अंतरिक्ष प्रयास में स्टेशन, कार्गो लॉजिस्टिक्स, लूनर हैबिटेट्स और हां, यहां तक कि मार्स के महत्वाकांक्षी प्लान भी शामिल हो सकते हैं। यह जानकारी ISRO की ऑफिशियल गगनयान मिशन पेज isro.gov.in से जून 2025 में अपडेट हुए। गगनयान विकिपीडिया से फरवरी 2025 के राज्यसभा के लिखित जवाबों से मई 6, 2025 को ISRO चीफ नारायणन के इंटरव्यू से और हिंदुस्तान टाइम्स व टाइम्स ऑफ इंडिया की बजट संबंधी रिपोर्टों से आई है। साथ ही 2024 में ESA और ISRO के बीच हुए समझौतों की घोषणाएं और अंत में @ISRO स्पेस फ्लाइट, @मरीन भारत और @JamesOfBabus_ द्वारा किए गए एक्स पोस्ट